हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइनाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कवर करेंगे थायराइड ग्लैंड, थाइमस और कोशिश करेंगे कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो भी कवर हो और एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पता है आपका समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए। इन ह्यूमन 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है, पहले मैं आप उसकी लोकेशन दिखाता हूँ। तो जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है उसके बिल्कुल डोर्सल साइड में, उसके बैक साइड में 4 लोब्स होती हैं पैराथायरॉइड्स की, जो कि लोकेटेड होती हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4 लोब्स हैं, 1 2 3 4, ये क्या हैं? पैराथायरॉइड्स ग्लैंड्स हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि लोकेटेड होता है ऑन द अदर सरफेस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ऑप्शन में अगर आपको कहीं पैराथायरॉइड दिखे तो आप सीधे पैराथायरॉइड मार देना, ठीक है। तो डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा पैराथायरॉइड्स की लोकेशन क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्टोलॉजी, साथ ही साथ इसके फंक्शंस और कौन कौन से सिक्रीशन करता है, सिक्रीटरी हार्मोन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है वो जो हार्मोन निकालता है उसका नेचर जो होता है वो पेप्टाइड होता है, या फिर आप कह सकते हो प्रोटीनियस नेचर होता है, राइट। और जो इसका सिक्रेशन होता है, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसको हम कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन या पैरथ हार्मोन भी कह सकते हो, जो कि नेचर में कैसा होता है, हाइपर कैल्सिमिक होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। किस प्रकार से बढ़ाता है? आपकी जो बोन्स होती है, बोन्स को ब्रेक करने वाली जो सेल्स होती हैं, बोन्स को ब्रेक करने वाली जो सेल्स होती हैं जिनको हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, राइट। और ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं जो बोन को बनाते हैं। तो जो आपके ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं उनको ये एक्टिवेट करता है कौन? पैराथायरॉइड हार्मोन। जो आपका पीटीएच है, पैराथायरॉइड हार्मोन है, वो ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, बोन का डीमिनरलाइजेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, मतलब बोन की जो मैट्रिक्स होगी है ना वो ब्रेक होती जाएगी, ब्रेक होती जाएगी, और जो आपका बोन है ऑफ कोर्स वीक हो जाएगा, और इस तरीके से वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसका दूसरा फंक्शन क्या है, किस तरीके से ब्लड कैल्शियम लेवल, दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो है आपके गट्स के ऊपर काम करता है, राइट। जो आपका एलिमेंट्री कनाल है वहाँ पे जो बॉवल्स हैं, यानी कि जो काइम है, जो फूड पार्टिकल्स हैं, वहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यानी कि आपके एलिमेंट्री कनाल से भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और इस तरीके से जो आपका पैराथायरॉइड हार्मोन है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, राइट। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइन को, ऑफ कोर्स। सो देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए, इन ह्यूमन 4 पैराथायरॉइड्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। लोकेशन आपको बता दिया है। 1 पेयर ईच इन द 2 लोब। आपने देखा था कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसके बैक साइड में 2 लोब्स थी, है ना, एक राइट वाला पार्ट, एक लेफ्ट वाला, वहाँ पर 2 लोब्स आपने को देखने को मिला था। और साथ ही साथ जो आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होता है वो सिक्रीट करता है पेप्टाइड हार्मोन। यू कैन सी हियर, यहाँ जो कि यहाँ लिखा हुआ है पेप्टाइड हार्मोन बनाता है, जो कि नेचर में कैसा होता है, प्रोटीन होता है। मतलब कि ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग है, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है, टारगेट ऑर्गन का जो मेम्ब्रेन होता है उसको ये क्रॉस नहीं कर पाता। वो हम आगे पढ़ेंगे हार्मोन मैकेनिज्म में। साथ ही साथ द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। हाँ, इस बात को ध्यान रखना है कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है वो कब निकलेगा, वो डिपेंड करता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम है, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम है तो पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा, और जब पैराथायरॉइड ग्लैंड एक्टिवेट होगा तो पीटीएच हार्मोन सिक्रीट होगा, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को वापस से इंक्रीज कर देगा। मतलब कि जो आपका पीटीएच है, पैराथायरॉइड हार्मोन है, और साथ ही साथ जो आपका कैल्सीटोनिन यानी कि थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन है, दोनों ही आपस में फंक्शनली क्या है, एंटागोनिस्टिक इन नेचर है। मतलब कि उनका जो फंक्शन है वो अपोजिट है। एक कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है जो कि आपका पीटीएच है, पैराथायरॉइड हार्मोन क्या कर रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जो आपका टीसीटी है, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन, ये ब्लड कैल्शियम लेवल घटा रहा है। यानी कि दोनों हार्मोन आपस में मिल करके, पैराथायरॉइड हार्मोन और थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन आपस में मिल करके ब्लड कैल्शियम बैलेंस करते हैं। मतलब ब्लड में कैल्शियम बैलेंस का जो काम है वो ये दोनों मिल करके आपस में रेगुलेट करते हैं।
इतना तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल, जी हाँ इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर। एंड पैराथायरॉयड एक्ट ऑन बोन्स, किस तरीके से करता है, ये बोन्स के ऊपर काम करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, बोन को ब्रेक करने लग जाता है। तो जाहिर सी बात है कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड में ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। आप कह सकते हो डीमिनरलाइजेशन करता है बोन का। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, है ना, जो रीएब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम का रीनल ट्यूब्यूल्स, किडनी के अंदर जो आपके कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, वहाँ से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है ताकि जो आपका कैल्शियम है वो यूरिन के थ्रू लॉस ना हो, और ऐसा करने से ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। और क्या करता है आपका पीटीएच जो है वो इंक्रीज करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, जैसे कि आपको बताया था डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है ना। और अल्टीमेटली ये सब करने का फ़ायदा क्या है भाई, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, राइट, यही तो इसका मकसद है। अच्छा, इट इज़ द, यानी कि आप कह सकते हो इससे क्लियर है कि डैट पीटीएच इज़ अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ऑप्शन में ए बी सी डी करके लिखा रहेगा, जहाँ पर भी आपको पीटीएच दिख जाए, है ना, आंख बंद करके टिक लगाना है। सो हाइपर कैल्सिमिक नेचर होता है। अगर मैं बात करूँ टीसीटी की, थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन या फिर कैल्सिटोनिन, है ना, कैल्सिटोनिन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो होते हैं ये आपके हाइपोकैल्सिमिक होते हैं, हाइपोकैल्सिमिक इन नेचर होते हैं, मतलब नेचर में जो है हाइपोकैल्सिमिक होते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करते हैं। प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से डिक्रीज करते हैं, है ना, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है बोन पे उसको बढ़ा करके इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, यस, जो पीटीएच है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। और ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलोंग विद टीसीटी के साथ मिल करके थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि आपका, है ना, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, और थायराइड ग्लैंड में जो आपके पैराफॉलिक्यूलर जो सेल्स होते हैं वही इसको बनाते हैं, जो कि कैसा नेचर में होता है, प्रोटीन इन नेचर होता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है ना, यहाँ पे बात इसकी हुई है कि जो आपका टीसीटी है, अलोंग विद टीसीटी यानी कि जो पीटीएच है पैराथायरॉयड हार्मोन, टीसीटी हार्मोन के साथ मिल करके बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जो कि क्या है, इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस, कैल्शियम को बैलेंस करके रखता है कहाँ पर, हमारे बॉडी के अंदर, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन्स और जो थायराइड हार्मोन है जिसको जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आया होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन कब निकलता है ना, वो भी आपको पता चला होगा कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है उसका जो सिक्रीशन है वो डिपेंड करता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम है या नहीं। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगा तो पीटीएच हार्मोन बढ़ेगा। अर्थात आप कह सकते हो कि जो आपका टीसीटी है और जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है आपस में देख रहे हो एंटागोनिस्टिक इन नेचर, मतलब अपोजिट इन एक्शन, एक कैल्शियम लेवल बढ़ाता है दूसरा घटाता है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कौन सा है और हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन कौन सा है। अब हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, राइट। आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोरोना की कितनी तगड़ी लहर थी, लोगों को मतलब कि सुन सुन के बहुत सारे लोग तो वैसे ही सदमे से मतलब डेथ का शिकार हो जाते थे। तो भाई स्ट्रेस लेने से, यानी कि जब आपके पास बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन हो, है ना, पैंडेमिक का समय हो, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस तो आती है। तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, राइट। वो आगे हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड में कि किस तरीके से काम करता है। जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता होता है, वो बिल्कुल ही घट जाता है क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हो और आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या फिर स्ट्रेस के खिलाफ जो है कॉर्टिसोल निकलता है ना, जो कि आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। तो जब वो कॉर्टिसोल निकलता है तो वो क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको कहता है बेटा तुम निकल लो यहाँ से, है ना, यहाँ का मामला हम संभालेंगे। तो ऐसा करने से वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं यानी कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना, वो स्ट्रेस कंडीशन में, ऑफ कोर्स स्ट्रेस कंडीशन में जो टीसीटी होते हैं जो आपका, हाँ, तो जो आपका कॉर्टिसोल होता है वो कहता है तुम यहाँ से निकल लो। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है पूरी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते, इसलिए जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है।
है ना। तो इतनी बात आपको कहानी समझ में आई होगी। तो हम डिस्कस करते हैं हमारा ग्लैंड जो कि है आपका थाइमस, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके सिक्रेशन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि जो थाइमस है वो उसका सिक्रेशन क्या है, फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और इसका फंक्शन क्या है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके लोकेशन से। सो थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर। जो थाइमस ग्लैंड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेटेड होता है बिटवीन लंग्स, जो आपकी दोनों लंग्स होती है उन दोनों के बीच में होता है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका स्टर्नम होता है ना, स्टर्नम जो आपके चेस्ट के बीच में जो बोन है, आप फील भी कर सकते हो, जो चेस्ट के बीच में बोन है स्टर्नम, उसके पीछे होता है भाई, उसके उसके आगे तो है नहीं, उसके पीछे ही है। यानी कि लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम जो आपका मिड बोन है चेस्ट का, स्टर्नम के पीछे की तरफ होता है। एंड जो आपका हार्ट होता है, यानी कि जो एरोटा है ना, हार्ट के फ्रंट साइड में होता है, ना कि बैक साइड में, यानी कि वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। तो ये हो गई लोकेशन। लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं कि भाई थाइमस जो है वो करता क्या है, फंक्शन क्या है इसका। सो थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे कि आपको बताया, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम होता है थाइमस का। अब कैसे करता है मैं बताता हूँ, क्योंकि जो थाइमस है वो प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन, जो कि प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ जो आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना। आपने सुना होगा वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स होते हैं, बेसोफिल जो कि आप ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ोगे, है ना, बेसोफिल, ओसिनोफिल, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, तो वही है। तो जो आपका टी लिम्फोसाइट्स है इसको मैच्योर करवाता है, इसको डिफरेंशिएट करवाता है ना, प्रॉपर तरीके से। मतलब कि जो फौज की ट्रेनिंग होती है वो इनको दी जाती है यहाँ पर, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, दूसरे तरीके से समझाते हैं, चलो ठीक है। ये देखो, ये आपका बोन है, दिस इज बोन। तो बोन से जो भी टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे, है ना, जो भी टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे वो जाएंगे आपके थाइमस ग्लैंड के पास। क्यों गए, क्योंकि वहाँ पर इन्हें मिलेगा प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर वर्दी, प्रॉपर हथियार। मतलब कुल मिलाकर अभी यहाँ पर ये बॉय थे, है ना, और यहाँ पे जो है ये मैन बन चुके हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो क्या फ़र्क होता है ना। यहाँ पर तो भाई अनमेच्योर था टी लिम्फोसाइट, बट थाइमस ग्लैंड के पास जाने के बाद वो मैच्योर हो चुका है, काफ़ी शक्तिशाली हो गया है। तो समझ रहे हो ना क्या इंपॉर्टेंस है। तो टी लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करवाता है, मैच्योर करवाता है ना, प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। और आपको पता है जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि सेल्स के थ्रू आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। इन एडिशन, अच्छा इसके अलावा क्या भाई, जो थाइमोसिन हार्मोन है जो कि कौन बना रहा है, थाइमस ग्लैंड बना रहा है, वो प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ जो कि प्रोवाइड करता है आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी। देखो यहाँ पर एक और सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स, राइट। आपको पता है बी लिम्फोसाइट्स जो है रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है। तो करता क्या है, जो आपका थाइमोसिन हार्मोन है, तो जब ये बी लिम्फोसाइट यहाँ पर आएगा थाइमस के पास, तो क्या इसको भी मैच्योर करेगा, हाँ इसको भी मैच्योर और डिफरेंशिएट करेगा। और जो आपका बी लिम्फोसाइट्स है ना, बी लिम्फोसाइट से जो है एंटीबॉडी बनेगा, मतलब कि आप कह सकते हो बी प्लाज्मा सेल बनेगा। और जब आपके शरीर के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस घुसेगा, तो यही जो बी है ना, बी प्लाज्मा सेल है, यानी कि बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंटीबॉडी के अंदर और अटैक कर देता है। और ये जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ब्लड के थ्रू, मतलब कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर मिले होते हैं, है ना, बंदों को पकड़ पकड़ के मारते रहते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि पुलिस वालों को जैसे बैरियर होता है उस तरीके से लगा करके चेकिंग करते हैं, है ना, पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, तो उस तरीके का इनका काम होता है। अच्छा, साथ ही साथ अगर देखें तो जो ओल्ड इंडिविजुअल है, देखो उम्र के साथ साथ जो आपका इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाता है। उम्र के साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। ऐसा क्यों होता है कि जैसे आपका एज बढ़ेगा, तो जब आपका एज बढ़ेगा तो आपका जो थाइमस है वो डीजनरेट होने लगता है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है थाइमोसिन हार्मोन का वो कम हो जाता है, जिसके कारण
टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते, डिफरेंशिएट नहीं हो पाते, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये सब बातें तो आपको पता ही है, नहीं पता तो अब पता लग गई। तो भाई इम्यूनिटी वीक होती है तो जो छोटे छोटे जिनकी औकात भी नहीं होती है शरीर को हाथ लगाने की, है ना, जिनकी अभी औकात नहीं है शरीर को हाथ लगाने की, वो भी मतलब चने के झाड़ पे चढ़ करके अटैक कर देते हैं, है ना, मतलब जिनकी औकात नहीं है वो भी अटैक कर देते हैं बैक्टीरिया और वायरस। और इस तरीके से जो पर्सन है वो अलग अलग प्रकार के बीमारियों से जूझता है ना, जो लेटर फेज़ होता है ना, जो बुढ़ापे वाला फेज़ होता है। तो इस तरीके से होता है। एनसीईआरटी देख लेते हैं। ओके, तो लिखा हुआ है थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स के अंदर जो थाइमस होता है ग्लैंड वो डीजनरेट हो जाता है, जिसके कारण डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन घट जाता है और परिणाम स्वरूप जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है ओल्ड पर्सन का वो कमज़ोर हो जाता है ना। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में दी गई है। हमारा थाइमस जो है वो क्लियर हो चुका है कि भाई थाइमस ग्लैंड क्या है, लोकेशन क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, उसके फंक्शंस क्या है ना, और फंक्शन तो पता ही लग गया आपको। और साथ ही साथ बस इतना काफ़ी है, इनफ है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लोकेशन भी आपको पता चल गया, एक चीज़ रह गया है वो है नेचर। तो मैं नेचर यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपका थाइमस ग्लैंड यानी कि जो थाइमोसिन बन रहा है ना, दिस इज़ नथिंग बट मैं पूरा तो नहीं लिख सकता, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, डिराइव या डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, जो आपका थाइमोसिन हार्मोन है ना वो अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। और आपको पता है कि जो अमीनो एसिड होता है वो प्रोटीन का एक कंपोनेंट है, यानी कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर ही बनते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो थाइमोसिन हार्मोन है उसका नेचर कैसा है, प्रोटीनियस नेचर है, या पेप्टाइड नेचर कह लो, बात तो वही हुई, है ना। तो जो आपका थाइमोसिन है हार्मोन वो क्या होता है, डेरिवेटिव होता है अमीनो एसिड का। अब आप पूछोगे कि कौन से अमीनो एसिड का, तो नीट के क्वेश्चन में आमतौर पर अक्सर पूछा जाता है दैट इज ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है आपका थाइमोसिन हार्मोन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, पीछे आपको बताया था टायरोसिन अमीनो एसिड किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब जो टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं वो आपने पढ़ा था, है ना, थायरोक्सिन T3 और T4, बट वो हमें नहीं डिस्कस करना है फ़िलहाल। साथ ही साथ हमारा थाइमस कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो एक और सुपर ग्लैंड है जो कि लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप कह सकते हो लाइफ सेविंग ग्लैंड कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। तो हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसमें क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, है ना, सुपर कॉन्सेप्चुअल नोट्स। तो सुपर कॉन्सेप्चुअल नोट्स को भी हम आपको करवाएंगे। और देखना, इतना करने के बाद जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे हिलेंगे जैसे धूल उड़ती है ना। देखो, ये कुछ नोट्स हैं जो कि मैं लाया हूँ, जो जिसको हम करवाने वाले हैं। तो इसको करने से पहले बिना किसी देरी के फटाफट जो है एड्रिनल ग्लैंड्स को हम कवर कर लेते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के लाइन से ही बनता है, बट कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी देखेंगे कि भाई, है ना, सबसे पहले लोकेशन की बात होगी। सबसे पहले तो आप एनाटॉमी को ही डिस्कस करते हो, तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अवर बॉडी टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। सो हमारी जो बॉडी होती है उसके पास 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स होता है ना, एक पेयर कहने का मतलब टोटल 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, है ना। आपका जो किडनी है डोर्सल साइड में जो लोकेटेड होता है, किडनी के जो एंटीरियर पार्ट होते हैं, एंटीरियर का मतलब होता है ऊपर, है ना, राजमा शेप का होता है किडनी, तो एंटीरियर का मतलब होता है ऊपर, है ना, ऊपर। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, लेट मी, ये हो गया आपका किडनी। तो किडनी का जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एंटीरियर, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर एंड दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर, है ना। तो यहाँ पर लोकेटेड होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, है ना, एंटीरियर ऊपर वाले साइड पे। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए एंटीरियर पोस्टीरियर को लेकर के। आगे डिस्कस करते हैं। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज।
जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है दो प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है, एक है आपका सेंट्रली लोकेटेड जिसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और जो उसके बाहर होता है आउटसाइड उसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। आगे देखिए इसका फोटो देखते हैं। अंडर प्रोडक्शन, अच्छा डिजीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, आमतौर पे फिर भी मैं बता देता हूँ यहीं पर कि भाई क्या होता है। देखो जो आपका ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है दिस इज, है ना, अगर यहाँ पर जो भी हार्मोन बन रहा है उसको हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। मतलब कि द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स इज कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स क्यों कहते हैं? अरे यार ये एक प्रकार के हार्मोन नहीं बनाता है, कई अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनाता है ना, इसलिए हम आमतौर पे कह देते हैं कॉर्टिकॉइड्स। 30 से 40 प्रकार अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन कम मात्रा में बनता है ना, तो डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं एडिसन डिजीज़, है ना, लिखा भी है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म समझते हो ना, चीज़ों का टूटना जुड़ना, कैटाबॉलिज्म चीज़ें जुड़ रही हैं, सॉरी कैटाबॉलिज्म चीज़ें टूट रही हैं, जैसे ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज जुड़ता है आपस में, जब ग्लूकोज जुड़ते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है, यानी कि यहाँ पे चीज़ें जुड़ रही हैं। जब चीज़ें जुड़ती हैं तो एनाबॉलिज्म, जब चीज़ें टूटती हैं कैटाबॉलिज्म। कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब सिंपल है, हाँ सिंपल है। सो देख रहे हो, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर करता है आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, जिसके कारण एक्यूट वीकनेस होती है। अच्छा वीकनेस मतलब कि शरीर के अंदर कमजोरी होगी, फटीग मसल्स जो है वो फटीग करेगा ना, काफ़ी मसल्स में स्पैम होगा, दर्द होगा, है ना, चलोगे तो लगेगा यार क्या हो गया पैरों में, है ना, किसी ने हथौड़ा मार दिया, कुछ ऐसी फीलिंग होगी। और इसी डिजीज़ को हम कहते हैं एडिसन डिजीज़, ठीक है। इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से एक्चुअल में होता क्या है, बट उससे पहले हमें एनसीईआरटी को कवर करना है, एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन का मतलब समझना है। अब हम देखने वाले हैं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन हर बार बनता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। लोकेशन मत भूलना, ये हो गया आपका किडनी, राइट। इसके एंटीरियर पार्ट पे है आपका एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड को हमने यहाँ पर दिखाया है क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन कर दिया है, और यहाँ पे हमने एड्रीनल ग्लैंड को शो किया है। तो ये जो बाहर वाला रीजन है इसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। यस, दिस रीजन इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो कि मतलब बिलीव नहीं होगा, देख करके तो नहीं लगता, बट 75% जो एरिया होता है ना वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास ही होता है। और जो आपका एड्रिनल मेडुला है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 25% कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका एड्रिनल मेडुला। और जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो भी 3 भागों में डिवाइड है, उसको हम डिस्कस करेंगे, आउटर, इनर, मिडल। बट पहले हमारा काम था डायग्राम को समझना, जो कि हम समझ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल मेडुला, फिर हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एड्रिनल मेडुला वाला सेक्शन, बीच वाले को हम पहले देखेंगे। तो देखो, सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, फोटो को देखो और स्टोरी सुनो। तो जो आपका एड्रिनल मेडुला वाला रीजन होता है ना, इसका काम क्या होता है मैं स्टोरी से समझाता हूँ। आप पार्टी कर रहे हो, पार्टी के दौरान सब लोग डांस कर रहे हैं, डांस करते करते आप, है ना, आराम कर रहे हो। अचानक से शेर ने दहाड़ा, आपने देखा कि पार्टी के बीच में शेर कहाँ से आ गया, बट एक्चुअली में शेर था वहाँ पर। तो जैसे ही आप लोगों ने शेर को देखा, आपकी आंखें बड़ी हो गई, आपका हार्ट रेट बढ़ गया कि अब मैं क्या करूं, आप घबराने लगे, आपका बॉडी पूरा हिलने लगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ चुकी है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, है ना, और आपकी टांगें जो है बिल्कुल तेज़ी से भागेगी। शेर को देख के सभी लोग भागेंगे, और इतनी तेज़ भागेंगे कि भाई ओलंपिक्स में अगर उन्हें भगा दिया जाए तो फर्स्ट ही आएंगे, इतना तेज़ भागेंगे। यानी कि मसल्स के ऊपर भी, मतलब मसल्स जो है आपके बिल्कुल
स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग होंगे कि भाई वैसा रेस आपने कभी नहीं किया होगा, थकान भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, आपका अलर्टनेस बढ़ जाएगा, आपको स्वेटिंग होने लगेगी, पसीने छूटने लगेंगे, आपकी आंखें बड़ी हो जाएगी, है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पाइलो इरेक्शन होगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सिचुएशन इमरजेंसी वाली है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, और उस रिस्पॉन्स को काउंटर करने के लिए इन्वॉल्व होता है एड्रिनल मेडुला का हार्मोन, जिसको हम कहते हैं फाइट, फियर, फ्लाइट हार्मोन, यानी कि ट्रिपल एफ हार्मोन भी कह सकते हो, है ना। अब ये हार्मोन कौन से होते हैं? केवल और केवल दो प्रकार के। एक होता है एड्रेनलिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन कह सकते हो। दूसरा होता है नोर एड्रेनलिन, जिसको आप नोर एपिनेफ्रिन कह सकते हो। और दोनों को मिला करके आप कह सकते हो कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन, क्योंकि दोनों का काम डिट्टो सेम होता है। कहानी कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट्स में। बट कहानी तो भाई ख़त्म हो गई है, अब एनसीईआरटी को एक बार कर लेते हैं। तो इसका काम आपको पता चल गया एड्रिनल मेडुला का। और एक बात और ध्यान से सुनना कि भाई आपने आँखों से, है ना, आपकी मतलब जो आँखें हैं, आपने आँखों से देखा शेर को, मतलब विजुअल रिफ्लेक्स, है ना। सिग्नल कहाँ जाएगा? आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का जो सुपीरियर कॉलिक्युलाई है, सुपीरियर कॉलिक्युलाई, यानी कि कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स, पहले गया आंखों से न्यूरल सिग्नल, न्यूरल सिग्नल गया, वहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा कहाँ पर? एड्रिनल मेडुला के पास, और यहाँ से फिर निकलेगा हार्मोन। यानी कि ये जो सिचुएशन थी इमरजेंसी वाली, यहाँ पर दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, एड्रिनल मेडुला का हार्मोन, और साथ ही साथ भाई देखोगे जब भी तो, या सुनोगे, कान से सुनोगे शेर की आवाज़, अगर आप देख नहीं सकते, राइट। तो पहले सिग्नल गया ब्रेन के पास, ब्रेन से सिग्नल गया एड्रिनल मेडुला के पास मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और उसके बाद ये सारी चीज़ें चालू हुई। यानी कि ये जो पूरा का पूरा इवेंट है, इसमें हार्मोन भी इन्वॉल्व हो रहा है, और आपका साथ साथ न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो एग्ज़ाम में पूछेगा और आपको जवाब देना है, क्योंकि आपने कहानी सुन रखी है। और एक बात और, एड्रिनल मेडुला का जो हार्मोन है वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है, और हार्मोन की तरह भी काम करता है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं? बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सुपर हो गया है, सुपर डुपर हो गया है। ठीक है, चलिए फिर अब कर ही लेते हैं एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगा, वैसे मैंने सब कुछ बता ही दिया है, बट फिर भी हम छोड़ने वाले कुछ भी नहीं हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। द एड्रिनल मेडुला सिक्रीट टू हार्मोन, एक आपका एड्रेनलिन है, दूसरा आपका एपिनेफ्रिन, हाँ उसी को कहते हैं नोर एड्रेनलिन, जिसको आप नोर एपिनेफ्रिन कह सकते हो। ये तो नाम की बात हो गई। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस आमतौर पे दोनों को मिलाकर के कैटाकोलामाइंस क्यों कह सकते हो? क्योंकि भाई दोनों का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, सेम तरीके से काम करते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है ना, फ़र्क ये है कि जो आपका एड्रेनलिन है वो 80% बनता है, और जो आपका नोर एड्रेनलिन है वो केवल और केवल 20% बनता है प्रोडक्शन। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ज़्यादा कौन सा बनता है भाई। ओके, इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलामाइन, से भी पता लग गया। एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन्स आर रैपिडली सिक्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब कभी भी स्ट्रेस वाली कंडीशन आती है तो इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं, जो कि आपके यही हैं जो कि दिए गए हैं। ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में ये आपके हार्मोन्स निकलते हैं, और जैसा इसका काम था उस काम के हिसाब से आप इनको कह सकते हो एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन को आप कह सकते हो इमरजेंसी हार्मोन, या फिर आप कह सकते हो हार्मोन ऑफ फाइट, फ्लाइट या फियर, है ना। ये सब चीज़ें भी कह सकते हो, अलग अलग नाम दिए गए हैं, कॉमन नाम दिए गए हैं। और क्या बातें बताई गई हैं एनसीईआरटी में, जरा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए भाई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इमरजेंसी तक हो गया। दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, आपका अलर्टनेस बढ़ा देगा, है ना। शेर आया, आप अलर्ट हो गए। प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन समझते हो? आपकी जो प्यूपिल है, यानी कि आँख में, आपके आँखों में जो ब्लैक वाले रीजन है ना, वो डायलेट हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, बिल्कुल बड़ी। आँखें फाड़ फाड़ के देखोगे, कहाँ है शेर, कहाँ है शेर।
तो इस तरीके से आप देखोगे पिपिलरी डायलेशन हो जाएगा। पाइलो इरेक्शन, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शेर आ गया, शेर आ गया, भागो भागो। साथ ही साथ पसीने छूटने लगेंगे, आपके स्वेटिंग आने लगेगी, भागो यहाँ से वरना हम खा मतलब आप क्या खाओगे यार, शेर ही खा जाएगा आप लोगों को। तो भाई इमरजेंसी सिचुएशन में निकलता है। आगे क्या है, बोथ द हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट। बोथ द हार्मोन, क्या बात बोली गई है। मैंने कहा था ना आपसे कि जो आपका एड्रेनलिन होता है और नॉर एड्रेनलिन होता है, दोनों का काम सेम होता है, इसलिए तो हमने उनको एक नाम दिया, कैटाकोलामाइन, है ना, क्योंकि दोनों का काम सेम है। यानी कि बोथ द हार्मोन, बोथ द हार्मोन करते क्या हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं। आपका हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, आपके हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रेस्पायरेशन, है ना, फटाफट आप हवा को इंस्पायर करोगे, एक्सपायर करोगे, हवा को लोगे, हवा को छोड़ोगे, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे भाई क्योंकि आपको चाहिए ऑक्सीजन। और कहोगे भैया हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, अरे भाई ऑक्सीजन चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो, सेलुलर रेस्पायरेशन जब होगा जब ही तो यार एटीपी बनेगा। और एटीपी ही नहीं बनेगा तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन में तुम लोग क्या ही कर लोगे। अरे भाई भागने के लिए वहाँ से एनर्जी चाहिए ना, आपके सारे मसल्स अलर्ट हो गए हैं, मसल्स यूज़ करेंगे एटीपी, तो इसलिए रेट ऑफ रेस्पायरेशन बढ़ा था, है ना। सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सब आपस में सिस्टम में जुड़े हुए हैं, बस आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और क्या होता है भाई, जो आपका कैटाकोलेमाइंस होते हैं ऑल्सो स्टिम्युलेट, अच्छा क्या स्टिम्युलेट करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब कि अच्छा क्वेश्चन ये होता है कि ग्लाइकोजन क्या है, अरे भाई ग्लाइकोजन कुछ नहीं है, आपने भोजन किया, खाया, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब करोगे, ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया। अब वो जो ग्लूकोज है कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो आपके लीवर सेल, एडिपोसाइट्स टिश्यूज़, है ना, मसल्स, वहाँ पे जो ये ग्लूकोज होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना, पहले वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन में और आसानी से वो जाकर वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो इकट्ठा हुआ वो एनर्जी है, मतलब कि जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है ग्लूकोज, सॉरी ग्लाइकोजन, तो वो जो ग्लाइकोजन है जो कि लीवर के अंदर, है ना, जो कि लीवर के अंदर स्टोर है, या फिर जो एडिपोज टिश्यूज़, ओके लिख देते हैं एडिपोज टिश्यू, तो यहाँ पर स्टोर है। तो वहाँ से कहता है बेटा तुम यहाँ से निकल लो, ग्लूकोजन को निकालता है, उसको तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो एनर्जी आसानी से मिल जाएगी। समझ रहे हो ना। इंसुलिन सुना है, क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देता है, मतलब कि सेल, ये सेल है ना, सेल को कहता है फटाफट ग्लूकोज लो, सेलुलर रेस्पायरेशन करो, एनर्जी बनाओ, है ना, फंक्शन करो। तो इंसुलिन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो कितना मज़ेदार चीज़ है। मतलब यार इंसुलिन बनता कहाँ है, पैनक्रियाज में बनता है, लेकिन काम यहाँ कर रहा है, इसके साथ मिलके काम कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स के साथ मिलके काम कर रहा है। तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होगा, ग्लाइकोजन ब्रेक होगा जब भी तो ग्लूकोज बनेगा, जब भी तो एनर्जी की डिमांड पूरी होगी, है ना, रिजल्ट इन, जिसके कारण क्या होता है, अच्छा होता क्या है, जब रिजल्ट इन जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिम्युलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन को और लिपिड को भी तोड़वा देता है, कौन, हाँ वही इमरजेंसी हार्मोन। हमें किसी भी हाल में एनर्जी चाहिए, वो हमें प्रोटीन से मिले, लिपिड से मिले, ग्लाइकोजन से मिले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये इफेक्ट शो करेगा। मान लो बहुत कोई बंदा बहुत ही पतला है, 2 दिन से खाना नहीं खाया, उसके सामने अचानक शेर आ गया, तो क्या वो शक्ल देखता रहेगा शेर की कि भागेगा, तो भाई उसके मसल्स में प्रोटीन है, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर लिपिड कुछ ना कुछ स्टोर होगा, तो उसका यूज़ करेंगे, उसका यूज़ करके वहाँ से निकल लेंगे फटाफट, 9 तो 11 हो जाएंगे। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको एनालाइज करना है, आप सुपर डुपर कंसेप्ट अटेन करोगे और ब्रिलियंट स्टूडेंट बनोगे। दैट्स इट। सो अब हम डिस्कस करेंगे भाई, मेडुला वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा तो बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट क्या करें, कंसेप्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट को समझने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम करने वाले हैं सबसे बाहर वाली लेयर, यानी कि
कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स करने वाले हैं। कॉर्टेक्स की फ़ोटो आपके बुक में दिख रही होगी, आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। स्क्रीन पे नहीं दिख रही तो आपके बुक में ज़रूर दिख रही होगी, एनसीईआरटी की बुक देखें। सो जो आपका जोना यानी कि कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को हमने 3 लेयर में डिवाइड किया था। मैं दिखा देता हूँ इमेज को, ये रहा। तो इसमें जो बाहर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जी से जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लो जी से ग्लोमेरुलोसा, जेड से जोना ग्लोमेरुलोसा। और बीच वाली जो लेयर है काफ़ी थिक वाइडेस्ट लेयर है, इसको हम कहते हैं जोना जोना फैसिक्यूलेटा। और जो इनर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं यस जोना रेटिकुलरिस। और एक बात आपको बता दूं, यहीं पे बता देता हूँ अभी, कि जो आपका ये है ना, जो आपका जोना रेटिकुलरिस है, ठीक है, और जोना ग्लोमेरुलोसा है। जो जोना रेटिकुलरिस है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बनाता है, लिख लो, नोट कर लो। और जो आपका जोना ग्लोमेरुलोसा है, जो आउटर लेयर है ना, जो आउटर लेयर है वो क्या करता है, वो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। बचा है आपका केवल ये यानी बीच वाला लेयर, जिसको हम जोना फैसिक्यूलेटा कहते हैं, जो कि थिक लेयर है। ये आप देख रहे हो, ये काफ़ी थिक है, वाइडेस्ट लेयर है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज वाइडेस्ट। तो अगर ऑप्शन में जोना फैसिकुलेटा है तो आप वही मारना, क्योंकि वही जो है वाइडेस्ट है। अरे भाई, यहाँ तक कि अगर मैं जोना रेटिकुलरिस और जोना ग्लोमेरुलोसा को जोड़ दूँ ना, तब भी इसके बराबर मोटाई नहीं प्राप्त कर सकता, समझ रहे हो, इन दोनों को जोड़ने के बाद भी। तो जो आपका जोना फैसिकुलेटा है वो थिकेस्ट है, सबसे वाइडेस्ट लेयर है। और करता क्या है, फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन। कौन सा ग्रुप ऑफ हार्मोन बनाता है, तो ये आपका बनाता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ बाइबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एड्रीनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। उसको हम 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर आपका जोना ग्लोमेरुलोसा है, इनर लेयर आपका जोना रेटिकुलरिस है, जोना फैसिकुलेटा जो कि आपका मिडल लेयर है, जो कि सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट है ना, वाइडेस्ट है ना, चौड़ी है ना, सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है ये, वाइडेस्ट है। साथ ही साथ जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो सिक्रीट करता है बहुत सारे हार्मोन, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारे हार्मोन से सिक्रीट करता है, 30 से भी ज़्यादा, ओवर 30 से भी ज़्यादा हार्मोन बनाता है। तो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है मैनी हार्मोन्स, इसलिए हम इसको कॉमनली कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, यस कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। द कॉर्टिकॉइड्स मतलब कि ऐसे कॉर्टिकॉइड्स, अब भाई बहुत सारे हार्मोन बना रहा है ना, तो कॉमनली आपने कॉर्टिकॉइड्स कह दिया, मतलब कि ऐसे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स यानी कि ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, है ना, उसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नाम से ही पता चल रहा है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज भी बोलते हैं ना, सैकेराइड, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट जब नथिंग बट क्या कहते हैं, आप ग्लूकोज का चयन कर सकते हो, पॉलीपेप्टाइड ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो सैकेराइड्स ही तो हैं ये, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, उसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे या उसको ब्रेक करेंगे, उसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और हमारी बॉडी में जो मेन आपका कॉर्टिकॉइड्स है यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, वो है आपका कॉर्टिसोल, वो कॉर्टिसोल है। बट और भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोन है, कॉर्टिकोकॉर्टिसोन है, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपका मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो आपका कॉर्टिसोल है, इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स, अब बात करते हैं दूसरे कॉर्टिकॉइड्स की, है ना। ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो रेगुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट आयन, ये सारे जो आयन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको बैलेंस करके रखता है, उसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो बैलेंस करते हैं वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और हमारी बॉडी में जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, जो कि
एल्डोस्टेरोन कहते हैं, है ना। करता क्या है ये भाई, वाटर लॉस को बचाता है, हमारी बॉडी के फ्लूइड के अंदर आयंस के कंसंट्रेशन को उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मैनेज करके रखता है, यही सब काम है इन सब के। यानी कि एल्डोस्टेरोन कहीं ना कहीं क्या ये किडनी के ऊपर काम करता है, हाँ एल्डोस्टेरोन किडनी के ऊपर काम करता है। यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए आपका जो लीवर होता है ना, लीवर में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। मैं इसको थोड़ा सही जगह लिखता हूँ, आई थिंक कहाँ लिखना चाहिए, खाली पेज है यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं। आपके लीवर में होता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। ये आपके लीवर में है, आपके लीवर में है एंजियोटेंसिनोजन नाम का हार्मोन। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ना, वो रेनिन हार्मोन, रेनिन RENIN, एक होता है RENNIN, वो आपका मिल्क प्रोटीन है, वो अलग चीज़ है। तो एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर के अंदर हार्मोन है, तो रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है, क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है। और हाँ, ये जो आपका एंजियोटेंसिन है, जो आपका एंजियोटेंसिन है ना, ये क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करता है। कौन सा कॉर्टेक्स, मैंने बताया था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो ग्रुप ऑफ हार्मोन है वो निकलता है बाहर वाली लेयर से, जोना ग्लोमेरुलोसा से। यानी कि एंजियोटेंसिनोजन जो है वो काम करेगा जोना ग्लोमेरुलोसा पे, और वहाँ से क्या निकलवाएगा, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ऑफ हमारी बॉडी में, हाँ इन ह्यूमन बॉडी, समझ गए। तो इस तरीके से निकलता है एल्डोस्टेरोन, समझ गए। करेगा क्या ये, तो किडनी के ऊपर काम करेगा, किडनी के ऊपर काम करेगा, वहाँ के रीनल ट्यूब्यूल्स से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, और पोटेशियम को कहेगा चलो बेटा तुम निकल लो यहाँ से, पोटेशियम को, फॉस्फेट आयंस को, उन सबको निकाल के बाहर फेंक देगा यूरिन के थ्रू। देख रहे हो कितना मज़ेदार चीज़ है। तो ये चीज़ें बतानी थी आपको। वापस आते हैं एनसीईआरटी के ऊपर, के ऊपर बात करते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा, यस कॉर्टिकॉइड्स तक हो गया था, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आगे पढ़िए। एल्डोस्टेरोन इज मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन अवर बॉडी, ये आपको बता दिया है कि मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है हमारी बॉडी के अंदर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट करता, अच्छा फंक्शन की बात करते हैं। जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो स्टिम्युलेट करता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन को, है ना। ध्यान रखना यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि भाई करता क्या है। तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो आपके ग्लूकोज को बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजिनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, लिपिड का ब्रेकडाउन, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड को ब्रेक करेगा, है ना, लिपिड को ब्रेक करेगा। अब लिपिड को ब्रेक करेगा तो क्या मिलेगा, है ना, लिपिड्स को ब्रेक करने पे आपको फैटी एसिड मिलेगा, और फैटी एसिड को हम दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, तो उससे अमीनो एसिड मिलेगा, और हम अमीनो एसिड का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। और क्या करता है ये, जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। हाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, यानी कि मेनली आपका कौन सा, कॉर्टिसोल, वो करता क्या है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनाएगा, लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, आई थिंक यही होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करके, समझ गए, और उन कंपोनेंट का वो यूज़ करेगा किस में, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। प्रोटीन को ब्रेक करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करके उसके जो अमीनो एसिड बनेंगे उन अमीनो एसिड का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज़ करेगा, राइट। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और अच्छा प्रश्न ये है कि इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक, मतलब कि जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना वो सेल को कहेगा कि बेटा तुम जो है ग्लूकोज मत लो, तुम ग्लूकोज बिल्कुल मत लेना, सॉरी तुम जो है अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब मत करो, बिल्कुल भी मत करो, है ना, बिल्कुल ही मना है। क्यों कह रहा है,
क्योंकि भाई अमीनो एसिड जो ब्लड में पड़ा है ना, उसका यूज़ करके बनता है ग्लूकोज, उसका यूज़ करके हम बनाते हैं ग्लूकोज और साथ ही साथ प्रोटीन। समझ गया? तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको समझना है। तो इसलिए जो है आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक को एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को सेल के अंदर जाने ही नहीं देता, है ना, कहता है तुम बाहर ही रहो ब्लड के अंदर, हमें आपकी आवश्यकता है क्योंकि हमें ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। अब आप कहोगे अमीनो एसिड से कैसे ग्लूकोज बन जाएगा? भाई बन जाते हैं, बहुत सारे पाथवे होते हैं, वो आप MBBS में पढ़ोगे, वो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे डिस्कशन करते हैं कॉर्टिसोल के ऊपर। तो कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है, आपके किडनी फंक्शंस को भी मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स खास करके जो आपका कॉर्टिसोल होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में कई बार आया है कि जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है यानी कि कॉर्टिसोल, वो प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। कहने का मतलब, इसको मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आपको लग गई चोट, लेट सपोज, आप देखिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठंड के मौसम में क्या होता है कि जो उंगलियां होती हैं, पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो सूज जाती हैं, है ना। ठंड के दिनों में पैरों की जब उंगलियां सूजती है तो वो हल्का हल्का रेडिश कलर हो जाता है धीरे धीरे, उसमें काफ़ी खुजली होती है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी होता है, राइट। तो उस केस में अगर क्या हो कि अगर आप मेडिसिन लेते हो, डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन देंगे, तो वो मेडिसिन आमतौर पे क्या होता है, कॉर्टिसोल डेरिवेटिव होते हैं, समझे। तो वो करता क्या है, मेडिसिन जो आपने लिया, आपके ब्लड में कॉर्टिसोल गया आर्टिफिशियली, वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा, है ना। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, मतलब कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कहीं ना कहीं एलर्जी से संबंधित है। तो एलर्जी में आपको पता है एलर्जी के अगेंस्ट कौन काम करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं, है ना, यानी कि आपका इम्यून सेल। तो इम्यून सेल को जो है कॉर्टिसोल जो है सप्रेस कर देता है, कहता है बेटा तुम यहाँ से निकल लो क्योंकि हम आ चुके हैं। तो जब इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है तो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करता है ना, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करता है। उसके अलावा जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि इस ऐसी बीमारी जिसमें जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, वो अपने ही खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं भाई, अपने खुद के, अपने घर के सेल्स को मारने लग जाते हैं। तो उन उन पागल WBC यानी कि उन पागल, वो बेलगाम जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, फैगोसाइटिक सेल्स है, उसको रोकने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉर्टिसोल। समझ में आ गया? यानी कि ये ऑटो इम्यून सप्रेसर भी है। समझ गए? इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, और क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन, सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, जो कि आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे एल्डोस्टेरोन यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनता है आपके सबसे बाहर वाली लेयर में, यानी कि जोना ग्लोमेरुलोसा। उसकी बात करते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। एल्डोस्टेरोन जो है वो, एल्डोस्टेरोन मेनली एक्ट एट रीनल टिब्यूल्स, किडनी के टिब्यूल्स, DCT PCT कलेक्टिंग डक्ट्स वहाँ पे काम करता है ताकि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो सके, साथ ही साथ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो सके, और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन हो सके, उनको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। साथ ही साथ दस एल्डोस्टेरोन जो है हेल्प करता है इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, आयंस के ग्रेडियंट को मेंटेन करके रख रहा है बॉडी के अंदर। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और आपको पता है कि जो सबसे अंदर वाली लेयर थी, है ना, सबसे जो अंदर वाली लेयर थी जोना रेटिकुलरिस, वो बनाता है आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी बनते हैं जो कि सीक्रेट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा। एड्रीनल कॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट, इनर वाला पार्ट, जोना रेटिकुलरिस, जो प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, कि जो आपके एक्सियल्स हेयर्स होते हैं, है ना, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, फेशियल, फेस पे जो हेयर्स होते हैं प्यूबिक हेयर्स होते हैं, राइट। प्यूबिक हेयर मतलब कि आपके जो कह सकते हो आपके रिप्रोडक्टिव एरियाज़ में जो हेयर्स होते हैं। एक्सियल हेयर आपके ग्रोइंस में, है ना, ग्रोइंस में जो हेयर्स होती हैं, तो उनके ग्रोथ को जो है रेगुलेट करता है ना, कौन करता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी के दौरान रेगुलेट करता है आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अभी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कौन से होते हैं अभी पता लग जाएगा, उनके नाम भी आप जानने को इच्छुक होंगे।
तो पैनक्रियाज वाला जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, क्योंकि लेक्चर फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर बात आती है आपके, हाँ, सुपर कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, सुपर कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें अंडरलाइन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा। देखते हैं। अवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। बिल्कुल, प्रत्येक जो ईच एड्रिनल ग्लैंड होता है वो लोकेटेड होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, जो कि क्लियर हो चुका है। आपने ये भी पढ़ा कि जो ग्लैंड है वो कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू, 2 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यूज़ हैं उसको हम एड्रीनल मेडुला कहते हैं, और जो उसके आउटसाइड में है उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, जो सेंट्रली लोकेटेड एरिया है जो कि डार्क है काफ़ी ज़्यादा, उसको हमने मेडुला कहा है, और जो बाहर वाला रीजन है कॉर्टेक्स, जो कि 75% आमतौर पे यही बना है। बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। तो जो एड्रिनल मेडुला था आपका, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का, तो एड्रिनल मेडुला के जो ओरिजिन है तो बीच में, लेकिन जो इसका ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है ना, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। और नेचर ऑफ हॉर्मोन्स की बात करो तो इसके जो हॉर्मोन्स का नेचर है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, उनका नेचर जो है प्रोटीनियस है, यानी कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। समझ गए? साथ ही साथ इनको कहते क्या है, इनके जो हॉर्मोन्स हैं एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, फाइट, फियर, फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, जिसको हम कॉमनली कैटेकोलामाइंस कहते हैं, है ना। एड्रेनलिन जो है आपका 80% बनता है। आपका जो नोर एड्रेनलिन है या फिर नोर एपिनेफ्रिन है उसका प्रोडक्शन केवल और केवल 20% होता है, लेकिन दोनों का काम सेम होता है, दोनों का काम सेम होता है। और आपको ये भी बात बताई थी कि जो आपका नोर एड्रेनलिन है वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है, जो आपके सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, तो उस पर ये जो आपका नोर एड्रेनलिन है वो सिंपैथेटिक नर्व की तरह काम करता है। सिंपैथेटिक का मतलब होता है इन इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट रेट को बढ़ा देना, समझ गए। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं, रिलैक्स कंडीशन में, है ना, आप दबा कर रिलैक्स कंडीशन में पार्टी शार्टी कर रहे हो तो उस समय आपके मुंह से सलाइवा ही सलाइवा आएगा, क्योंकि वहाँ पे आप रिलैक्स हो। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैटेकोलामाइंस, यानी कि जो इमरजेंसी हार्मोन है वो करता क्या है, तो भाई अलर्टनेस बढ़ा देता है, आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा, साथ ही साथ पैपिलरी डायलेशन करता है, रोंगटे खड़ा करता है, स्वेटिंग को इंक्रीज़ कर देता है, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ कर देता है, ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ा देता है। कैसे? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन, समझ रहे हो, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, यानी कि कुछ समय के लिए ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि जो बाहर वाली टिश्यू थी एड्रिनल ग्लैंड्स की, वो अलग प्रकार के हार्मोन्स बनाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आमतौर पे उनके हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के ग्रुप ऑफ हार्मोन्स बनाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन की बात करें तो मीजोडर्मल है, देख रहे हो, सिचुएटेड बाहर है लेकिन ओरिजिन देखो मीजोडर्मल, वाव। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेचर ऑफ हार्मोन की बात करें तो इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं, आर पार जा सकते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, बाइंडिंग रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है। वाइटली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 लेयर्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर, मिडल वाली जोना फेसिकुलेटा, इनर वाली आपकी जोना रेटिकुलरिस। जोना जो आपका ग्लोमेरुलोसा है आउटर लेयर है। ग्रुप ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है, उस जिसमें से मेन हार्मोन क्या है, एल्डोस्टेरॉन है। इसका जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के द्वारा, और जो पोटेशियम लेवल होता है ना ब्लड के अंदर उसके द्वारा, उसको मैंने समझाया है किस तरीके से। जो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन है वो लीवर के अंदर वो कन्वर्ट होता है रेनिन एंजियोटेंसिन में इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन एंजाइम हार्मोन। सो ये सारी बातें आपको पता हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कि फंक्शन क्या है एल्डोस्टेरॉन का, तो वाटर के एंड सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है डिस्टेंट कन्वर्टेड टिप्यूल्स से या फिर किडनी से। फॉस्फेट और पोटेशियम आयंस को एलिमिनेट करता है, बाहर निकालता है, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ओस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करता है। डिस्कस करते हैं मिडल जो वाइडेस्ट पार्ट था, यानी कि जोना फेसिकुलेटा लेयर की बात करते हैं। जो इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं उसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। मेन हार्मोन कौन सा होता है, कॉर्टिसोल होता है, जिसको हम हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है।
क्या, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन, जो कि लाइफ सेविंग हार्मोन है। इसको कंट्रोल कौन करता है, इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये कहाँ बन रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी में बन रहा था, वहाँ से कमांड गया एड्रीनल कॉर्टेक्स के मिडल वाले लेयर पे, सोना फैसिक्यूलेटा, और वहाँ से बना कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। समझ गए। साथ ही साथ बच्चों आगे देखो, फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, एंटी स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस के खिलाफ काम करता है, इसलिए कहते हैं स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लोगे आप ही को नुकसान होगा, है ना। आगे देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इराइथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, आपके इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। समझ गए, आपके इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पैनक्रियाज वाला सेक्शन। तो आज के लिए काफ़ी ज़्यादा है, इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और सुपर कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।